नमस्कार, आप देख रहे हैं टी भारत। मैं आपके साथ हूं हिमांशु शर्मा। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर जहां पर एक तरफ प्रदेश सरकार ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन जिले में इसकी क्या तैयारियां हुई है कानपुर देहात में हम जानेंगे। हमारे बीच में यहां पर सभी पार्टी के नेता भी मौजूद हैं, हम लोग भी मौजूद हैं, समाज सेवी भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपसे परिचय कराते हैं कानपुर देहात के जो रहने वाले हैं निवासी अभय यादव जी, जो समाजवादी पार्टी। सर, क्या मानते हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? हमारी समाजवादी पार्टी की बात है तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो अभी तक हम लोगों के पास गाइडलाइन आई है, अभी तक किसी को अधिकृत नहीं किया जा रहा पार्टी की तरफ से। हर कार्यकर्ता पार्टी का स्वतंत्र है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए। जो जिस स्तर का है, जो जीत के आएगा वही हमारा होगा। रही बात ग्रामीण चुनाव है, ये हम लोग किसान, बेरोजगारी और इन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्याएं हैं गांव में। दिन रात किसान, चाहे जो अन्ना जानवर हैं, बैल हैं, गाय हैं, जो छूटे हुए हैं, उनसे किसानों को इतनी समस्याएं हैं, उस समस्या की ओर सरकार का कहीं भी ध्यान नहीं है। और आंदोलन चल रहा है नम्रत 3 महीने से। इन चीज़ों को लेकर हम लोग ग्रामीण चुनाव में जाएंगे और भारी सफलता मिलने जा रही है हम लोगों को। आप लोग खुद देखिएगा जब पंचायत चुनाव के परिणाम आ जाए। अच्छा, पंचायत चुनाव आ गया है, 5 साल में कितना काम हुआ आपके हिसाब से क्षेत्र में? 5 साल में रही बात, सबको ये पता है, जनता को पता है, काम नहीं हुआ है, सिर्फ नाम बदले गए हैं काम के। अखिलेश जी के द्वारा कराए गए कामों को ही सरकार ने कुछ कामों को आगे बढ़ाया, बाकी वही काम आगे नहीं बढ़ा पाए। कोई नई योजना नहीं इन्होंने लॉन्च की, बल्कि बेरोजगारी की और रोजगार की बात करें तो रोजगार देने की बजाय बेरोजगारी देश में बढ़ी है, प्रदेश में बढ़ी है। ये आंकड़े सबके सामने हैं, कहने को कोई कुछ भी कहे। तो वहीं पे हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी से सौरभ मिश्रा जी, हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी ने जो आरोप लगाए सर क्षेत्रों में काम नहीं, क्या मानते हैं आपके हिसाब से? साथी मित्रों, जो हमारे अभय जी हैं, उनका जो कहना है उसके लिए मैं अपना जवाब बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार, केंद्र में सरकार, काम रोड मैप आप सबको सामने दिख रहा है, उनको भी सामने दिख रहा है। केवल काम उन नेताओं का नहीं हुआ जो नेताओं के दम पे सरकारें चलती थी। अब जनता टू मुख्यमंत्री तक का चुनाव है। यहाँ तक जो भी व्यवस्था हुई जनता से मुख्यमंत्री तक के लिए है। हमने आवाज दिए, हमने किसी बिचौलियों को बीच में नहीं रखा, हमने उनके खाते में पैसे को ट्रांसफर किया। यह कारण बन रहा है। हमने उनको शौचालय दिया, उस शौचालय में किसी बिचौलिए का कोई रोल नहीं है। यह उन साथी मित्रों का कारण बन रहा है। यही कारण ही उनको जनता में आने वाले जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसकी भूमिका में उनका सर्वव्यापी जो व्यवस्था है वो उनको सामने जनता उसका उदाहरण दे देगी। और मैं बहुत छोटी बात कहना चाहता हूं, अखिलेश जी ने अगर सब कुछ अच्छा किया था तो इस प्रदेश की रहने वाली 21 करोड़ जनता ने उनको क्या सम्मान दिया? यह उनके लिए पर्याप्त है। इस 21 करोड़ की जनता ने यह जान लिया कि इनकी सरकारों ने क्या किया। वो कह रहे हैं उन्होंने नाम बदला। हमने नाम नहीं बदला, हमने काम के स्टाइल को बदला। काम का स्टाइल क्या बदला? अभी तक जो सत्ता और विपक्ष के लोग हुआ करते थे या जब वो सत्तासीन थे तो उनके लोग सत्ता की व्यवस्था को दूर तक दिखाते थे। आज सत्ता के लोग कहीं गलियारों में घूमते हुए दिखते हैं, वो तो केवल अपने काम पे केंद्रीकृत है। मैं आपको इतना भी कहना चाहता हूं कि प्रदेश और देश में बैठा हुआ शासक और शासनकाल चलाने वाला वह ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर किंचित मात्र कोई दाग नहीं है। मैं अपने साथी मित्र को बताना भी चाहता हूं कि एक ऐसी व्यवस्था, 4 वर्ष पूरे होने वाले हैं 22 मार्च को। जब ये 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो मैं आकलन और आंकड़े, आज तो गूगल हमारा सब कुछ बताता है। मैं साथी मित्र को यह भी बताना चाहता हूं कि अभी एक छोटी सी प्रक्रिया, शिक्षक प्रक्रिया हुई, उस प्रक्रिया में अंतर जनपदीय ट्रांसफर हुए। यही भी ऐसे इसके पूर्ववर्ती सरकारों में एक एक ट्रांसफर में इतने इतने लाखों रुपयों का बंटावाट होता था। आज मेरा कोई भी शिक्षक साथी ये कह दे कि इस सरकार या इस सरकार के नेताओं ने कहीं भी उनसे कोई 2 पैसे का लेन देन किया हो। इसके बाद आज तक जो भी अभ्यर्थी, अभी सिंचाई विभाग की अभ्यर्थी की डायरेक्ट बीसी हुई, उसमें मुख्यमंत्री जी भी सीधे बीसी में कनेक्ट है, जनपद के जिलाधिकारी कनेक्ट है, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष कनेक्ट है और संबंधित विभाग का मंत्री कनेक्ट था। अगर वह पद जब उनको नियुक्त पत्र दिया गया तो वहां पे बैठे हुए मुख्यालय हेडक्वार्टर से श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी पूछते हैं, क्या अमुक व्यक्ति आपसे कोई पैसा लिया गया? ये केवल एक लड़ाई है कि उनकी चमक को खत्म कर दिया गया है, उनकी चमक समाप्त हो गई है। जनता इस चीज को जानती है। गरीब जनता उनके सारे झूठे पोपले वादों को खत्म कर देगी। मैं इतना ही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल हमारे जो नीचे तबके के लोग थे, जिन्होंने 70 साल में अपनी विकास की नीति और रीत को समझा नहीं, जिन्होंने इंदिरा के आवास के नाम पे ठगी की गई, जिनको कागज में आवास आवंटित किए गए, आज वह प्रत्येक घर के लोग, वह ऐसे लोग जिनको आवास मिला है, यह उनका हृदय जानता होगा कि यह भारतीय जनता पार्टी उनके लिए सरकार में क्या कर रही है। दूसरी बात,
हमने भयमुक्त शासन दिया। इस सरकारों में भयमुक्त शासन देने वाली ये पहली सरकार है। आप बताइएगा कि कहां पे कौन गुंडाराज चल रहा है, किसकी टोपी ऊपर चल रही है। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे सत्ता के लोग हैं और चाहे सत्ता के विपरीत मानसिकता के लोग हैं। गुंडाई समाप्त कर दी गई है, लोग भयमुक्त हो गए हैं, माताएं बहनों का सम्मान सुरक्षित किया गया है। और इसमें भी अगर कोई व्यक्ति अपनी टीका टिप्पणी करता है तो वह अपने स्वयं जेहन को देख के चले, और परिणाम आगे है। और एक बात जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आपने प्रश्न पूछा, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि देश की महापंचायत का ये चुनाव है, देश के उन लोगों का चुनाव है जिन्होंने महापंचायत गठन करके देश की संप्रभुता पे अपना अधिकार बनाने का काम किया है। जब हम गांव और गलियारों में जाएंगे, मैं जाता हूं, मेरे लोग, मेरे पार्टी के लोग, संगठन के लोग यह कार्य कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में उनको यह भी पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के अमुक कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी की अमुक रीत नीत कहां तक सत्य साबित हुई। उसका परिणाम जब आपके सामने होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आखिरी में कहता हूं जय श्री राम, क्योंकि इस देश में लगभग 500 वर्ष बीत गए। जो हमसे पूछते थे कि राम मंदिर की तारीख कब बनेगी, राम मंदिर कौन बनाएगा, आज वह अच्छा क्षण हम सबके सामने में आते हैं और वह क्षण हम सब लोगों के लिए मिलने वाला है। दूसरी बात एक साथी मित्र की और कहने चाह रहा हूं कि गौ और गौवंश के लिए यदि हमारी प्रदेश सरकार ने कोई कानून बनाया है, उसके लिए हम तत्पर हैं। मैं अपने किसानों के लिए भी ये कहना चाहता हूं कि आने वाले त्रिस्तरीय चुनाव के मद्देनजर को रखते हुए न्याय पंचायत स्तर पे एक एक गौशाला चिन्हांकित कर ली गई है और उसका बजट पास हो गया है और वह न्याय पंचायत स्तर पे गौशाला बनेगी और हमारे किसान सुरक्षित होंगे, संवर्धित होंगे। और इसी के साथ एक विषय और जोड़ना चाहता हूं कि इतने सालों में जब कहीं कोई व्यवस्था होती थी तो केवल बिचौलिया ही ट्राली तुलवाते थे और एक अमुक व्यक्तियों के नाम पे ट्रालियां तुलिया थी। आज जब देखा जाता है तो मंडी पे केवल आम किसान खड़ा होता है, भले ही उसके लिए कुछ टोकन की व्यवस्था लेट हो जाती हो, लेकिन उसका गेहूं और उसका धान और मक्का उसका तुलता है और 1900 का रेट मिलता है। यह इसकी पूर्ववर्ती सरकारों ने अगर किया है तो इसका जवाब हमें दे। मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम और साथ में सबसे बोलता हूं जय जय श्री राम। तो वहीं पे देखा जाए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर माहौल गर्म है, लेकिन आमतौर पर बात की जाए तो समाज सेवी किस तरीके से काम कर रहे हैं, जो गांव क्षेत्रों में जा रहे हैं, क्या काम हुआ, उनसे बात करें। कंचन मिश्रा जी हमारे बीच में। मैम, क्या मानती, कितने ग्रामीण क्षेत्रों में गई, क्या देखा अभी तक आपने, क्या काम हुआ? देखिए, सभी सरकार चाहे पूर्ववर्ती हो या वर्तमान में हो, मैं एक समाज सेवी होने की हैसियत से, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं हूँ, मैं सिर्फ जनता का व्यू आपके चैनल के माध्यम से लोगों के बीच रखना चाह रही हूँ। देखिए, सब लोग अपने अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं और कर रहे हैं। हम किसी भी सरकार की कोई बुराई नहीं करना चाहते, बस उनसे ये अपेक्षा रखते हैं, चाहे वो सपा के कार्यकर्ता हो, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो या कोई भी हमारे भाई है, तो हम उनसे सिर्फ यही निवेदन करेंगे कि जो अब ये पंचायत चुनाव होने जा रहा है, इसमें जो सबसे छोटी इकाई होती है वो प्रधान की होती है। तो हम लोग प्रधान से लेके जो ब्लॉक प्रमुख तक हैं, ये लोग अपना कार्य बहुत ही ट्रांसपेरेंसी में रखें, पारदर्शिता में रखें। जो गांव में बिचौलिया लोग हैं, बिचौलियों को ख़त्म करें, क्योंकि अब वाकई में सारी सुविधाएं ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है और लोग कहीं अभी भी हैं, जैसे आवास के नाम पे अभी कुछ दिन पहले ही कहीं से फेक फ़ोन आता है कि हमें आपका आवास अलॉट हो गया है और आपको इतने इतने पैसे देने हैं। हमने ही अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया और डीएम साहब को दिया, हालांकि उस पर कार्रवाई हुई और एफआईआर दर्ज हुआ। तो ये सब प्रक्रिया जो हमारे प्रधान और ब्लॉक प्रमुख और हमारे जो भी होते हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, हम सबसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि आपको अगर जनता चुनती है तो किसी विश्वास पे चुनती है, वो अपनी उम्मीद आपसे लगाए बैठी हुई है। तो आप सब लोग ऐसा अच्छा काम करें कि जनता के बीच में हमेशा आप खरे उतरें। और दूसरी बात है, महिला सुरक्षा को लेके जो है और भी कड़े कानून बनाएं। बहुत सारे कड़े कानून बनाए जा चुके हैं, तुरंत कार्रवाई हो रही है, 181 आदि है, ये सब है, काम कर रहा है, लेकिन और कड़े कानून बने जिससे कि ऑन स्पॉट, जैसे अभी एक 7 साल की बच्ची के साथ में हुआ, उसमें जो है हाफ इनकाउंटर हुआ। हम लोग की ये डिमांड है, क्योंकि कई माताएं ये हम मेरे माध्यम से कहना चाह रही हैं कि ऐसे जो रेपिस्ट लोग हैं उनको ऑन स्पॉट ख़त्म करने का ऐसा कोई कानून बनाया जाए, वो पारित करें। हमारे राष्ट्रपति जी से अनुरोध है कि वो ऐसे समय में, सिचुएशन में, रेप के मामले में स्पेशली हम कहना चाहेंगे कि महिलाओं का वो हास्यास्पद स्थिति ना हो और स्पेशली महिलाओं के लिए कोई कड़े कानून होने चाहिए जिससे वो और सख्त हो जाए। हालांकि जो मिशन शक्ति चल रहा है उसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और बहुत अच्छा उनके लिए काम हो रहा है, क्योंकि हमारी जो ज़िले की सीडीओ मैडम है वो मिशन शक्ति के लिए बहुत ही गंभीर है और बहुत सारे समूह आदि बनाई हैं। तो हम संतुष्ट हैं हमारे आला अधिकारियों से, लेकिन
कानून कड़े और होने चाहिए, जिससे कि हम महिलाएं बहुत सुरक्षित हों, और शिक्षा को लेकर विशेष काम होना चाहिए। धन्यवाद। आमतौर पर देखा जाए तो वहीं पर आती पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र से हमारे साथ में समाज सेविका मौजूद है माया कोरी जी। क्या मानती ग्रामीण क्षेत्रों में क्या चल रहा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर, कितना काम हुआ आपके हिसाब से? सबसे पहले तो मैं आपको धनोई टीवी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और जो ये चुनाव जो चल रहा है तो वहाँ पे तैयारियाँ तो लगभग पूरी हो गई कि लोगों में उत्साह है कि हमारी सीट कब क्लियर होगी। तो लोग यही चाहते हैं कि जो पब्लिक चाहती है कि जो भी प्रधान बने, किसी भी दल का हो, इससे दल से किसी को कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग भी समाज सेवी हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी प्रधान बने वो गरीब जनता को देखे, वो ये देखे कि हमारी जो जनता है वो शौचालय के लिए डीएम साहब के पास ना भागे, ये सीडीओ साहब के पास ना भागे। हमारा प्रधान ही उस चीज़ को वो निर्णय ले सकता है कि कैसा किस तरीके का शौचालय कहाँ कौन सा गरीब है उसके लिए शौचालय होना चाहिए। और ये तैयारियां चल रही हैं उसमें हमारे ज़िले में जो ब्लॉक प्रमुख होता है उसकी भी बहुत जिम्मेदारी होती है कि हमें किस तरीके से ये चुनाव लड़कर और हमें जनता को लाभ देना है हमें। और हमारी जो जनता है सबसे पहले यही चाहती है, जो हमारी महिलाएं हैं, कि जो भी अब की बार प्रधान आएगा वो कैसा होगा। उनके अंदर बहुत सारे सवाल हैं कि कैसा हमारा प्रधान होगा, कैसा हमारा बीडीसी होगा, कैसा हमारा ब्लॉक प्रमुख होगा, कैसा हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। वो लोग भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, गांव की जनता। तो आमतौर पर देखा जाए तो सबको उत्साह है कि कैसा उनका प्रत्याशी होगा आने वाला, क्या ईमानदार उनके वादों पर खरा उतर पाएगा या नहीं। तो अति पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र से हमारे बीच में एक समाज सेविका दीपिका जी भी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे इस बार किस तरीके का चाहते प्रत्याशी हो। पहले तो मैं ईटीवी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरीके के सम्मेलन में शामिल किया है। मैं सिर्फ ये जनता को आपके माध्यम से पहुँचाना चाहती हूँ कि सबसे पहले सबसे छोटे तबके का जो आपका चुनाव होता है वो होता है प्रधान का चुनाव। तो आप अपने एरिया में आप जानते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन किस तरीके का व्यक्ति है, तो सबसे पहले तो आप उस व्यक्ति को अच्छा चुनिए कि वो आपके लिए कर सकता है या नहीं करेगा। इस चीज़ को कि आपकी प्रगति वो लेके आएगा कि नहीं आएगा। आपको शौचालय हैं, आपको घर है, आपको पेंशन्स हैं, इस तरीके की जो ज़रूरतें होती हैं एक छोटे व्यक्ति की, किसान की, वो सारी चीज़ें वो हमारी फुलफ़िल कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये दिमाग में रख के आप अपने चुनाव प्रत्याशी को चुनिए। फिर आपका वीडियो उसका ग्रामीण क्षेत्रों में काम तो किसी ना किसी स्तर पर होता ही है, चाहे सरकार पहली वाली हो, पूर्ववर्ती हो या अभी करंट की हो। लेकिन जो कमियां रह जाती हैं वो कैसे पूरी होंगी, ये हमें खुद भी जागरूक होना पड़ेगा कि हम उनको पूरा करवाने के लिए उनके सामने डिमांड रखें। अगर वो हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं करते हैं तो हम जाकर के ऊपर जाके उनकी कंप्लेंट करें। तो इसीलिए मेरा ये आपसे निवेदन है कि अपने प्रत्याशी को बहुत ही सोच समझ करके चुने कि वो आपके, क्योंकि चुनने के बाद में जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो वही प्रत्याशी के द्वारा पूरी हो सकती हैं। इसलिए अपने छोटे इलेक्शन हो या बड़े इलेक्शन हो, प्रत्याशी को देख करके वोट दीजिए कि वो व्यक्ति हमारे लिए प्रगति का काम करेगा या नहीं करेगा। तो देखा जाए तो वहीं पे ये समाजवादी पार्टी के नेता ने बीजेपी पे आरोप लगाया, तो बीजेपी के नेता ने समाजवादी पार्टी के नेता पे आरोप लगाया, तो सोशल वर्करों ने भी अपनी अपनी राय रखी। तो हम बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग भी हमारे बीच में मौजूद हैं, इनकी क्या राय त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर, क्या मानते हैं? बुधवार तो क्षेत्र में कुछ भी नहीं काम हुआ है और किसान परेशान है। इस समय गाँवों से परेशान है, शहरों से परेशान है। क्या ये योगी लाल जो है योगी हैं, क्या ये गाँवों के लिए जो गौशाला खुलवाया है, क्या गौशाला में ये व्रत में खुलवाया है क्या? जो चारा वहाँ नहीं, गायों पे भूखे मर रहे हैं, गायें परेशान हैं, गायें, किसान भी परेशान, रातों दिन किसान खेती में मर रहा है। किसान को कहीं साड़ मार रहा है, कहीं कुछ मार रहा है। ये क्या है योगी राज का? भाई ये क्या है? गुंडा राज चल रहा है और क्या चल रहा है? किसानों के धान जो हैं, धान सड़े जा रहे हैं, धान के किसान डले हैं किसानों के, और किसान के धान नहीं बिक पा रहा है। किसान के प्रति कोई ख्याल ही नहीं कर रहा है। आमतौर पर देखा जाए तो सब लोग ज़्यादातर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में बता रहे अन्ना हमारा जरूरत पड़ता। तो हमारे बीच में सौरभ सिंह जी मौजूद है। सौरभ सिंह की क्या राय है, 5 साल में कितना काम हुआ और कितना संतुष्ट है? सबसे पहले तो मैं आपके ईटीवी भारत को धन्यवाद दे रहा हूँ कि जनपद कानपुर देहात से एक जनता का संदेश देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, ये अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो पूर्व की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम हुआ, बिल्कुल ये लोग भेदभाव और द्वेषपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं।
अभी जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बता रहे थे कि हमारी सरकार ने यहाँ पर शौचालय बहुत दिए हैं और आवास बहुत दिए हैं। शौचालय इस तरीके के दिए हैं कि या तो उनके दलालों ने पैसा ही नहीं दिया है, और जो पैसा दिया है उससे जो शौचालय बनवाए गए हैं उन शौचालयों की अगर आज पोजीशन देखी जाए तो या तो उसकी छत बैठने वाले के ऊपर गिर जाएगी या तो शौचालय ही गिर के ख़त्म हो गया होगा। दूसरा, जिस तरीके से आवास दिए गए हैं, आवासों में अगर 50,000 रुपये रिश्वत दी जा रही है बिचौलियों को तो ही आवास मिल सकता है, नहीं तो आवास नहीं मिल सकता। सबसे बड़ी समस्या इस समय किसानों की है। अगर मंडियों की पोजीशन आप देखें जाके, 3-3 महीने से लाइन में लगे हुए हैं किसान, जिनके धान नहीं तुल पाए हैं। 900 रुपये और 1000 रुपये में उनका धान तुलने के लिए मजबूर उनको होना पड़ा, और अगर बारिश हो जाए तो उनके शायद है कि पूरी मेहनत उनकी ख़त्म हो जाए उसी मंडी में, पूरा धान उनका वहीं फिर से जम जाएगा, उनके उसकी जो है नई पौध तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी काम किए हैं, पूरे उद्घाटन के उद्घाटन, शिलान्यास के शिलान्यास, अखिलेश जी की सरकार के कामों को अपना काम बता के अपना विकास बता रहे हैं। इनका विकास कहीं नज़र नहीं आया। अगर इनके और दूसरे काम देखे जाएं, सबसे बड़ी समस्या है आज हमारे किसानों की, जो दिन में काम करते रहते हैं खेतों में और रात में उन्हें एक ड्यूटी दे दी गई है कि सांड और गाय रात में रखाते रहते हैं। रात भर पूरा किसान खेतों में पड़ा रहता है। अगर वो किसान उन आवारा जानवरों को ले जाके, जो इन्होंने गौशाले बनाए हैं, केवल उन गौशालों में जाके छोड़ना चाहें तो अभी आप इस जनपद के जो है सक्रिय पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा कि नबीपुर में जो गौशाला बनी है, उस गौशाला में कुछ लोग परेशान होकर गौवंशों को छोड़ने गए थे, तो उनके ऊपर जनपद के प्रशासन ने कार्रवाई कर दी और उन पर मुकदमा दर्ज करा दिया। भाई, ये कौन सा न्याय है? क्या वो उनको गौवंशों को कहीं कटवाने के लिए ले जा रहे थे या उनके साथ कोई अन्याय हो रहा था? वो तो अपनी पीड़ा लेके वहाँ गए थे कि ये गौशाला बनाए गए हैं, शायद इसीलिए बनाए गए होंगे कि इसमें ये गौवंश रखे जाएंगे। लेकिन उन भाइयों को शायद ये मालूम नहीं है कि ये गौशाला सिर्फ इसलिए बनवाए गए हैं कि जो चारा का पैसा आएगा वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खाना है, और इनके लोगों तक वो पैसा जो है बंटवारा किया जाएगा, ये गौवंश के पास नहीं पहुंचाया जाए। इनके पास योगी जी का जितना भी काम है, अभी जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि एक बहुत साफ सुथरी छवि के हमारे नेता के नेतृत्व में प्रदेश चल रहा है। पूरा देश नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश जानता है कि शायद है कि देश का एक पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने सरकार में आते ही अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुकदमे वापस लिए। दूसरा, इनके उप मुख्यमंत्री हैं जो केशव प्रसाद मौर्य, उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं भारतीय जनता पार्टी उसको देखे। तीसरा, जो इनका गृह मंत्री है, वो देश का जो गृह मंत्री जी हैं वो गुजरात के तड़ी पार रह चुके हैं। इनकी पार्टी में पूरे इस तरीके के भ्रष्ट और क्रिमिनल से जुड़े हुए लोग राजनीति कर रहे हैं। इस जनता का क्या हित कर पाएंगे? बलात्कार पे बलात्कार, बलात्कार पे बलात्कार पूरे प्रदेश में, देश में होता चला जा रहा है। इनके नेता देख क्या रहे हैं? अभी हाथरस का एक कांड शांत नहीं हुआ था, दूसरी एक बेटी वो फिर न्याय मांग रही है, उसके पिता की हत्या कर दी गई। ये बलात्कारियों को सजा क्यों नहीं देते हैं? उनके लिए फास्ट कोर्ट क्यों नहीं तैयार की जाती है? उनके 7-7 साल लग जाते हैं, इनके उसमें इतना लंबा पीरियड गुजर जाता है। इनसे ये पूछिए कि ये जनता को न्याय कब देंगे। इन्होंने सबका साथ, सबका विश्वास और भरोसा देने की जो बात की थी, इनका है कहाँ ये? इन्होंने केवल जनमानस के साथ धोखा किया है। 70 साल की बात करते रहे, जब 6 साल में इन लोगों ने ये हाल देश का बना दिया। अगर इनको 70 साल मिल जाते तो 70 साल में तो ये हमें लग रहा पाताल लोक में हमारे देश को भेज देते। न्याय की उम्मीद इनसे नहीं है। न्याय 2022 के बाद समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ होंगे और प्रदेश की जनता को न्याय मिलेगा, विकास मिलेगा। इसी के साथ मैं आपसे पूरे प्रदेश की जनता को फिर से एक बार अग्रिम बधाई दे रहा हूँ कि 2022 में अखिलेश यादव की सरकार होगी और जनता को फिर से 2012 से 17 में जो विकास कार्य मिले थे वो विकास कार्य मिलेगा। जय हिंद, जय समाजवाद। तो वहीं पे देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, जो बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पे आई हुई है। मैम, कितना लाभ मिला, क्या मानती है? हमको प्रधान जी से की तरफ से कोई लाभ नहीं मिला। इसके लिए हम हर अधिकारी को एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी सुनता नहीं है।
कहते हैं जाओ जांच आ जाएगी, जांच करके हमें कोई चीज़ मिल जाए। बहुत दिन से परेशान घूम रहे हैं, हमारा घर नहीं है, टीन डाल के रहते हैं, लेकिन कोई प्रधान सुनता नहीं है। जो पैसा देता है प्रधान को उसी का काम होता है। जिसका विकास मिल चुका है उनका दोबारा 3-3 बार मिला है, और जिसको विकास नहीं बना, मकान खड़े हैं, उनके प्लाटों में खेतों में मकान बन रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रधान दे रही है, कह रहे हैं कि जाओ तुम मांग लो जाके विकास जहाँ मांगना है, अब नहीं है तुम्हारा विकास। और हम बहुत विकास के लिए परेशान घूम रहे हैं, डीएम साहब के, एसडीएम साहब के, और तहसील में और अमरौदा में सब जगह घूम रहे हैं, लेकिन मेरे कोई सुनाई नहीं कर रहा है। वहीं पर हमारे साथ में और भी ग्रामीण महिलाएं हैं। मैम, क्या मानती हैं सरकार ने जितनी योजना चला कॉलोनी मिल रही ना, हमको कार्ड बन रहा है। हाँ, जब हम पैसे दे नहीं पा रहे तो प्रधान हमारा कोई सुन नहीं रहा है। जिनने पैसे दे दिए उनको कॉलोनी दे दिया, हमको भी कॉलोनी नहीं दी। कहा तो तुम्हारे लिए कॉलोनी भी नहीं है, तो काम क्या इंसान नहीं है क्या है? और कहते हैं कि आप जो को पैसा देगा उसको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कितने रुपया कौन मांगता है? प्रधान मांगते हैं, ले चुके 10,000 तक। तो वहीं पर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी थी, जिनका साफ तौर पर आरोप है कि उनको ग्रामीण क्षेत्रों में आज तक भले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, लेकिन प्रधान की तरफ से किसी योजना का लाभ नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी से इसमें सौरभ जी मौजूद है, सौरभ मिश्रा से बात करेंगे। सर, क्या मानते हैं? विपक्ष का आरोप तो आरोप था, लेकिन जो आम लोग भी यहाँ मौजूद है उनका कहना है कि बिन योजनाओं का लाभ तब मिलता है जब उनसे बिचौलिए पैसे मांगते। इस पर क्या कहना चाहेंगे? यदि बिल्कुल ऐसी ही बात पाई जा रही है तो निश्चित तौर पे मैं जो हमारी पीड़िता हैं उन पीड़िता से कहूँगा कि मेरे ही साथ अभी चलें और एप्लीकेशन लेकर उस प्रधान का नाम दें। और मैं सक्षम अधिकारी से भी बात करता हूँ। है क्या कि बहुत सबसे बड़ी साफ बात यह है कि जो हमारा पीड़ित पक्ष है वो अपने वहाँ पे प्रधान जी से डरा हुआ सहमा हुआ है, क्योंकि प्रधान जी बड़े ताकतवर बन जाते रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने प्रधान ही तो तय किए थे। मैं अभी चुनाव में जाऊँगा, प्रधान की भी स्थितियाँ बदलने वाला हूँ, क्योंकि ये प्रधान ही आप हमारी योजनाओं का बंटा ढार कर रहे हैं। मैं आपसे आरोप लेना चाहता हूं कि उस प्रधान के खिलाफ एक एप्लीकेशन दीजिए। मैं डीएम के यहाँ चलूंगा, एसडीएम के यहाँ चलूंगा, आप जिस क्षेत्र में रहती हैं उसके वीडियो को बात करूंगा। लेकिन है क्या, हमारा पीड़ित जो है वो इतना कमजोर है, उसको दबा के कुचल के गांव स्तर पे उसको रोक दिया गया है। इस आवाज को मोदी तक आवाज ये जाएगी, ये योगी तक आवाज जाएगी, इनके पक्ष को मजबूत किया जाएगा। और वो इसी तरीके से मजबूत होगा कि इनकी जो योजनाओं को भट्टाडार किया गया है वो वहां के प्रधान ने किया है, और वो प्रधान मेरा नहीं है, वो दलगत विपरीत विचारधाराओं का प्रधान है। उसके ऊपर कार्रवाई करने का बिल्कुल अधिकार है, और मुझे अगर ये लेटर देंगी तो मैं अपने तरफ से कार्रवाई कराऊंगा। दूसरी बात, साथी मित्र ने कुछ देर पहले कहा कि मुख्यमंत्री जी बेदाग छवि के नहीं है, उप मुख्यमंत्री जी बेदाग छवि के नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी और मेरे शीर्ष नेता आदरणीय मोदी जी को भी इन्होंने कहा कि तड़ी अपार है। बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं सौरभ जी, राजनीति बहुत दूर तक चलती है। किसी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप करने के पहले उसके बीच में झांक लीजिए कि सत्यता की धरातल में वो कहां पे खरा उतरा है। जिस समय आप ये तड़ी पार की बात कह रहे हैं, आपको अगर पढ़े लिखे हैं आप गूगल पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी पार्टी में कितने तड़ी पार हैं। सद्य आपके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी यादव जब मुख्यमंत्री थे, उनके सगे चाचा लोक निर्माण विभाग में मंत्री थे, उनकी नहीं बनी, घोटालों की लहर रोड पे आ गई। इसके बाद खनन घोटाला गायत्री प्रजापति कर रहे थे, नहीं बनी, कोर्ट चले गए। क्या स्थिति हमको आप सिखाने आए हैं? 14 वर्ष मैंने उत्तर प्रदेश में शासन नहीं किया, 14 वर्ष बाद जनता ने मुझको यह सिद्धत दी और अपनी वोट की ताकत से प्रदेश में भेजा है। मैं आपसे फिर यही कहना चाहता हूं कि ये लोक लुभावनी जनता आपके झूठे वादों पे नहीं आएगी। ये जान चुकी है कि दाग किस में है। वो तो एक गमछा पहनने वाला व्यक्ति, उसके ना आगे व्यक्ति ना पीछे व्यक्ति, ऊपर का भी यही हाल है कि ना उसके आगे व्यक्ति ना पीछे व्यक्ति। आपके तो परिवार के साहबजादे, और जो कहना तो नहीं चाहिए शोभनीय है, अगर कहीं वो गर्भ में भी है तो वो भी सांसद और विधायक बनता है। यहाँ मोदी जी का कोई बेटा बेटी, परिवार के उनके अंग के लोग कोई सिक्योरिटी नहीं लेते हैं। एक सपा परिवार से जन्मा हुआ व्यक्ति, उसका अगर प्रधान हो जाता है तो उसके चारों लोग बुलेरो से दौड़ते हैं। कष्ट इस बात का कि आज वो बुलेरो घरों में खड़ी है, कष्ट इस बात का है कि आज वो कहीं नहीं है। मैं जानता हूं, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, पूर्ण स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं
कि मोदी जी और योगी जी ने नीचे के लोगों की चिंता की है, और वो नीचे के लोग इस बात को जानते हैं कि आज अगर ये पीड़ा हो रही है तो वो पीड़ा इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में समाप्त हो जाएगी। और जो 1 रुपया चलता था, विपक्ष के ही नेता कहते थे, मेरा किसी नेता ने ये बात नहीं की कि वो नीचे आते आते 25 पैसे रह जाता था। मैं कह रहा हूं कि आज की डेट में वो 1 रुपया चलता है और सीधे खाते में जाता है। दिक्कत सिर्फ इस बात की है कि क्रीज मेंटेन नहीं हो रही है, असलहे नहीं मेंटेन हो रहे हैं, लोग पीछे नहीं चल रहे हैं, गाड़ियों की धूल सफाई धुंध में नहीं जा रही है। कोई भी भाजपाई भारतीय जनता पार्टी का अमुक व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि में राजनीति कर रहा है, चाहे वो संगठन के माध्यम से हो, चाहे वो प्रतिनिधियों के माध्यम से है, उसके पीछे धुंध नहीं उड़ती है, क्योंकि घोटाले का पैसा उसके पास नहीं है। वो अपनी निधि भी कोरोना में दान कर देता है, तो वो कैसे आपकी बात को स्वीकार करे। इसलिए आप भी इस चीज का मंथन करिए कि आरोप और प्रत्यारोप लगाने के पहले शीर्ष नेतृत्व को कुछ सोचना चाहिए। और एक विषय और दे रहा हूं कि रिवर गायत्री फ्रंट में जिस समय अखिलेश जी ने उद्घाटन किया वह कितने रुपए का था, इनको पता होगा, वह 550 करोड़ का था। और जिस समय उसकी लिस्ट जारी हुई तो 1357 करोड़ रुपए उसमें चिन्हांकित कर दिए गए। ये बीच का रुपया कहां लग गया? ये सैफई में लग गया, ये गोमती नगर में लग गया। इसके बाद जब हम आगरा एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, घोटाले पे घोटालों की चर्चा करते हैं, इन्होंने कहा तो वो तो नाम बदलते हैं। अगर कोई जनपद का नाम फैजाबाद था तो आज उन्होंने अयोध्या कर दिया, तो क्या बुरा कर दिया। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय एक्सप्रेस वे बना 327 किलोमीटर की उसकी दूरी थी और अखिलेश जी सरकार में आए, उन्होंने उद्घाटन किया। उद्घाटन करने में केवल 3 किलोमीटर पे क्या उतार दिया? विमान उतार दिया, क्योंकि 3 किलोमीटर के आगे सब धान ही धान था, उसको आगे नहीं बनाया। वो मेरे ही सरकार में आगे निर्मित हुआ। और रही बात क्या कर रहे हैं, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, चित्रकूट एक्सप्रेस वे, 350 किलोमीटर के ऐसे ऐसे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं जिनको जमीन पे जाके उस पे आप परीक्षण कराइएगा जाके। अगर आपको लगे कि ये लोग दोगले हैं और ये लोग गंदे हैं, ये लोग क्या नाम घोटालेबाज हैं, तो जनता इसका निर्णय करेगी। आपका अधिकार नहीं है कि आप किसी भी प्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगा दें। आपको पहले अपने बारे में और अपने शीर्ष नेतृत्व के बारे में चिंता कर लेनी चाहिए कि उनके ऊपर कितने आरोप रहे हैं। मेरे पार्टी में रहने वाले 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं, किसी भी प्रतिनिधि के लिए अगर आरोप लगा दोगे, लिखित में अपने लिए मैं पार्टी की बात कहूंगा कि लिखित में मैं पार्टी भी छोड़ दूंगा। किसी भी प्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगा दो, इन 4 सालों में उसके पीछे नहीं जाना चाहता हूं। इसलिए आरोप प्रत्यारोप ऐसे धरातल पे बात करिए जो सही हो, अन्यथा जनता को मूर्ख मत बनाइए। जनता ने जान लिया है देश का शासक कैसा होना चाहिए, जनता ने जान लिया है कि योगी मोदी ही देश का ठीक तरीके से चलाएंगे। इसलिए अब सारा सब कुछ जनता पे दारोमदार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। आए हुए सभी अतिथियों का सम्मान, हृदय से पूर्ण सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। भले ही यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हो, लेकिन पार्टी के नेताओं की माने तो इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को भी 2022 के चुनाव से जोड़ते हुए देख रहे हैं। देखा जाए तो वहीं पर इनका साफ लौट पर कहना है कि भले ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं की बात की जाए, लेकिन समस्याओं से दूर हटकर प्रदेश के वादों की और विकास कार्यों की बात की जा रही है। तो वहीं पे देखने वाली बात यह होगी, क्या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो लोगों की उम्मीदें हैं, क्या उस पर इनके आने वाले नए प्रत्याशी प्रधान जिला पंचायत अध्यक्ष खरे उतर पाते हैं या नहीं। देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए जुड़िए ईटीवी भारत के साथ। कानपुर देहात से हिमांशु शर्मा, ईटीवी भारत, उत्तर प्रदेश।